हेलो एवरीवन। मेरा नाम ईशान है। आज हम लोग 20 और 21 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन और एनजेएसी वाज स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ईयर। एनजेएसी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? ये हमारी पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 2015। बात करें ये न्यूज़ पे क्यों है, तो ये इसलिए न्यूज़ पे है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि कोलिजियम सिस्टम को वो रिव्यू करने जा रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू इंडिया के अंदर में जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है इसी प्रोसेस के थ्रू। और ये देखेंगे कि एनजेएसी और कोलिजियम सिस्टम में फ़र्क क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्टक डाउन कर दिया था 2015 के अंदर में, ये हम लोग डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। बट मुद्दा ये है कि जो क्लैश बने रहता है हमेशा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, वो किस लिए बने रहता है। तो मेन मुद्दा ये है कि सरकार ये बोलती है कि दुनिया के अंदर में कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पे जजेस खुद को ही अपॉइंट कर लें। उल्टा अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो प्रोसेस है कोलिजियम सिस्टम, प्योरली मेरिट बेस पे किया जाता है यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है जजेस का। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं। और तीसरा उनका ये कहना है कि अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है तो ये जो सिस्टम है कोलिजियम सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको आगे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 217 क्लॉज 1 ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द हाई कोर्ट। और इन्हीं के प्रोविजन से अगर बात करें तो जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगर अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में करना है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, साथ में सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में करना है तो सीजीआई प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट प्लस सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये प्रोसेस फॉलो की जाती है। बट अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं दिया गया है जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट की जा सके। इसी के कारण ये जो वर्ड कंसल्टेशन है, इसी को लेके बहस चलती रहती है कि ये जो इसका मीनिंग क्या है, कंसल्टेशन का जो मीनिंग क्या है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो कंसल्टेशन है इसका मीनिंग है जॉइंट कंसल्टेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट प्लस जुडिशरी जुडिशरी हो। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो मीनिंग है कंसल्टेशन का, इसका मीनिंग है कंकरेंस। मतलब कि जो भी फैसला कोलिजियम या कोर्ट करती है, कोलिजियम करती है, वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे, उसको फॉलो करना। इसी के लिए हम लोग अगर देखेंगे जो कोलिजन सिस्टम है ये बनी कहाँ से, तो इसके लिए 1990 से अगर आप देखोगे, 19 1980 से 1990 तक बहुत से केसेस इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में चले, जिसको हम लोग जजेस केस के नाम से जानते हैं। ये हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। इसी से ही फॉर्मेशन हुआ कोलिजियम सिस्टम का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 1950 में, तो 1950 से 1973 तक एक कन्वेंशन बना हुआ था, एक प्रोसेस बना हुआ था, जिसमें कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। बट 1973 में ए एन रे को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इन्होंने वायलेट किया इस कन्वेंशन को, क्योंकि ए एन रे ने सुपरसीड किया था 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो उनसे सीनियर थे। और ऐसा दोबारा हुआ 1977 में। और इसी के बाद अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो क्लैश है ये स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट जज केस है 1982 का, जिसको हम लोग एसपी गुप्ता केस या फर्स्ट जज केस बोलते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मीनिंग है कंसल्टेशन का, ये मीनिंग कंकरेंस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला अगर आप ये देखोगे तो जो फर्स्ट जज केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मीनिंग है कंसल्टेशन का, वो कंकरेंस नहीं है। मतलब कि जो भी फैसला होगा, जो भी कंसल्टेशन प्रेसिडेंट करेंगे, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे। फिर अगर बात करें जो सेकंड जज केस 1993 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को ओवर रूल किया और बोला कि जो मीनिंग है कंसल्टेशन का, वो जो मीनिंग है
वो है कंकरेंस, मतलब कि प्रेसिडेंट पे जो भी कोलिजियम तय करेगा वो बाइंडिंग होगा। फिर अगर हम लोग देखें थर्ड जज केस जो 1998 का है, इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ सीजीआई से नहीं होगी, उसके साथ सीजीआई के साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसको हम लोग डिटेल में और आगे देखते हैं। अभी तक की कहानी से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उससे, कि जो कोलिजियम सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ना ही इसको पार्लियामेंट के किसी लॉ से बनाया गया है। ये इवॉल्व हुआ है अलग अलग जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगर करेंटली बात करें तो जो कॉम्पोजिशन है कोलिजियम सिस्टम का, अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम अगर देखें तो 5 मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर में सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट जहां पे वो नियुक्ति होनी है, सी चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हाई कोर्ट के। तो ये अभी का कॉम्पोजिशन है जो अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एनजेएसी को। मैं मानता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, हम लोग एनजेएसी को समझते हैं। अब बात करते हैं एनजेएसी की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। तो पार्लियामेंट ने 2014 के अंदर में इनेक्ट किया 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके थ्रू वो कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते थे एनजेएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से, जिसके लिए आर्टिकल 124 एबीसी को ऐड किया गया, जिससे कि एनजेएसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल सके। फिर अगर बात करें आर्टिकल 124 ए बी, इसमें डिफाइन किया जाता है एनजेसी, उनके मेंबर्स, उनकी ड्यूटीज को। और आर्टिकल 124 सी ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ये पावर देता है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर्स को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के। इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं आगे। अब हम लोग कॉम्पोजिशन को देखें अगर एनजेसी की, तो इसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के, और 2 एमिनेंट मेंबर्स रहेंगे जो कि सिलेक्शन कमेटी से चूज किए जाएंगे, जिसके अंदर में सीजीआई हो, प्राइम मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। बट 2015 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और स्टक डाउन कर दिया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, और उसके बाद से कोलिजियम सिस्टम अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये थोड़ा सा वीडियो, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अरुण गोयल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया रिटायर्ड आईएएस अफसर अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पे। बात करें अरुण गोयल की, तो ये 1985 के पंजाब कैडर के आईएएस अफसर हैं, और इससे पहले ये सेक्रेटरी के पद पे काम कर चुके हैं हैवी इंडस्ट्री में, और साथ में यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। फिर बात करें इनके अपॉइंटमेंट की, तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो दिसंबर 2027 तक रहेगा, मतलब ये 2027 तक वहाँ पे काम करेंगे इलेक्शन ऑफिस के अंदर में। फिर अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, तो इनका नाम आपको पता होगा, ये है राजीव कुमार। पिछली वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बनाया गया है। अगर आपको पता है कहाँ का बनाया गया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो ये फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लाया गया है तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, जिससे कि डॉक्यूमेंट किया जा सके रीजन एलिफेंट की डेथ का, जिससे कि बेहतर अकाउंटेबिलिटी हो सके। इसका जो मेन अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना पोस्टमार्टम का, और उसमें
ये रीजंस पता करना कि जो डेथ हुई है एलिफेंट की वो नेचुरल है या अननेचुरल है। साथ में अगर अननेचुरल है तो एक ऐसा रेमेडियल मेजर्स बनाना जिससे कि हम लोग प्रिवेंट कर सकें डेथ को। अगर बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की तो तमिलनाडु के अंदर में 131 एलिफेंट्स की डेथ हुई जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच में, जिसमें कि अगर हम लोग देखें 118 जो है वो नेचुरल डेथ हुई है। तो इसका जो मेन रीज़न है, इसी के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क बनाया है। अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई, वहाँ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो M.K. स्टैलिन, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डोनी पोलो एयरपोर्ट एट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है डी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ग्रीनफील्ड, ये न्यूज़ हेडलाइंस में आप लोगों ने देखा वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे काम स्क्रैच से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, वहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 में बनाई थी, जिसके अंदर में गाइडलाइंस दिए थे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कंट्री के अंदर में। इसके अंदर में अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो ज़मीन तय करना, वो जगह तय करना जहाँ पे एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, और एप्लीकेशन भेजना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में, और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाता है। फिर अगर बात करें यहाँ पे एयरपोर्ट तो बन जाएगा, बट इससे चीज़ें क्या सुधरेंगी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ट्रेड बेहतर होगा, और साथ में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ पे जो सीएम है वो है पेमा कंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट एवर स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग ऑफ द कंट्री बिगेन इन। हाल ही में देश की पहली स्ट्रीट कार रेसिंग कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर है सी, हैदराबाद। बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, और तेलंगाना के जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन मेडल एट ITTF ATTU एशियन कप। एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो आप फोटो से पहचान गए होंगे, आंसर है बी, मनिका बत्रा। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंदर में। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये जो टूर्नामेंट है ये बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड में। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 6 और थ्री टाइम एशियन चैंपियन हीना हयाता को हराया, 4-2 से हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। आप लोगों से एक बात और बोलनी थी कि इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के अलावा मैथ्स और रीजनिंग के भी कंटेंट अगले महीने से आपको प्रोबेबली मिलने लग जाएगा। इस पर मैं काम स्टार्ट कर दिया हूँ। अगले महीने से हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियोस इसमें डालेंगे, जो कि जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो PSC के लिए अगर कर रहे हो तो CSET का एग्जामिनेशन हो, या जो भी एग्जाम जिसमें मैथ्स और रीजनिंग लगती है, उसको हम लोग वो जो टॉपिक्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर कीजिए। चैनल में व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो उन वीडियोस को डालने का मतलब बनेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को शेयर कीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया होस्टेड अ पेविलियन with the theme of lifestyle for environment at COP27 at शर्म अल शेख इन। ये कहाँ पे है आपको बताना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। COP27 के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ,
जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, इस साल कहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये सब हम लोग डिटेल में देखें। ऊपर से हम लोग लाइफ के ऊपर भी एक सवाल पे इसको डिटेल में चर्चा किए थे कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।